गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। माई सेल्फ अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर सोशलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, सामाजिक मानव शास्त्र, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, एमए फाइनल, प्रश्न पत्र 9th का सेकंड। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार आज का अपना विषय है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि ये अनुसंधान करने का एक तर्क है। इसमें यह देखा जाता है कि समस्या की प्रकृति को देखकर किस विधि को अपनाया जाना चाहिए। इसमें तर्क यह होता है कि समस्या को समझने के लिए कौन सी विधि अधिक उपयुक्त होगी। मानव शास्त्र में तुलनात्मक विधि समस्याओं को समझने के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुई है। हमारे यहाँ प्रसिद्ध समाजशास्त्री आंद्रे बेताई ने इस विधि का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। आंद्रे बेताई ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में तुलनात्मक विधि पर एक लेख लिखा है। वे कहते हैं कि ये तथ्यपूर्ण बात है कि समाज और संस्कृति के संबंधों में, समाज और संस्कृति के अध्ययन में तुलनात्मक विधि बड़ी महत्वपूर्ण विधि है। इससे हमारी समस्याओं के बारे में अंतर्दृष्टि बढ़ जाती है। तुलनात्मक विधि द्वारा हम अपने समाज को अधिक गहराई से समझने लगते हैं। आखिर में चलकर मानव शास्त्र करता क्या है? यह मनुष्य का अध्ययन उसकी समग्रता में करता है। दूसरे शब्दों में स्पष्ट रूप से समाज कैसे भी हो, उसमें कोई ना कोई व्यवस्था आवश्यक होती है। मानक और मूल्य होते हैं, कायदे कानून और परंपराएं होती हैं। सामाजिक मानवशास्त्री तुलनात्मक विधि द्वारा समाज की व्यवस्था बनाए रखने वाले कारकों का पता लगाता है और इस बात की पड़ताल भी करता है कि समाज और संस्कृति में अंतर कौन से कारक करते हैं। यहाँ यह कहना चाहिए कि 19वीं शताब्दी में मानवशास्त्र में कई तुलनात्मक अध्ययन हुए। यह अध्ययन कई समाजों तथा संस्थाओं जैसे कि परिवार, नातेदारी, धर्म, विवाह आदि के हुए। देखा जाए तो मानवशास्त्र और समाजशास्त्र दोनों में ही तुलनात्मक विधि सदैव से ही एक केंद्रीय विधि रही है। इस तथ्य में रविंद्र के जैन और आंद्रे बेताई दोनों ही जोर देते हैं कि एक स्थान पर तुलनात्मक विधि पर जोर देते हुए रविंद्र के जैन लिखते हैं कि गैर आधुनिक प्रकारों के अध्ययन में दुनिया भर में तुलनात्मक विधि हमेशा शीर्षक स्थान पर रही है। ICSSR की मानवशास्त्र और समाजशास्त्र के अनुसंधान की जो ट्रेड रिपोर्ट प्रकाशित की है, उसका केंद्रीय मुहावरा भी तुलनात्मक विधि है। तुलनात्मक अध्ययन की विधियाँ। मानवशास्त्र अपने अध्ययन में तुलनात्मक विधि को काम में लाता है। यह विधि किसकी और कैसे तुलना करती है? सामान्यतः समाजशास्त्र में तुलनात्मक 3 प्रकार से की जाती है। पहली तुलना वह है जिसमें एक समाज की तुलना दूसरे समाज से की जाती है। दूसरी तुलना समाज की एक संस्था की दूसरी संस्था से की जाती है। उदाहरण के लिए भारतीय परिवार की तुलना चीन, अमेरिका या अन्य किसी देश के परिवार से की जाती है। तीसरी तुलना का प्रकार यह है कि एक देश में परिवार की तुलना विभिन्न क्षेत्रों में की जाती है। रविंद्र के जैन ने इस तथ्य पर जोर दिया कि मानवशास्त्र सामाजिक संस्थाओं के प्राय तुलनात्मक संदर्भ में देखता है। वे कहते हैं कि मानवशास्त्र में सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को हमेशा से तुलनात्मक दृष्टि से देखा जा रहा है। यह तुलना पुस्तकालय में बैठकर भी की जा सकती है। मानवशास्त्र में उद्विकासीय अध्ययन
तुलनात्मक तुलनात्मक अध्ययन ही रहा है। तुलनात्मक अध्ययन की विधियाँ। तुलनात्मक अध्ययन की निम्नलिखित 3 बिंदु उल्लेखनीय हैं। नंबर 1, आंकड़ों के संग्रहण में मानव शास्त्र तुलनात्मक विधि को बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी अध्ययन विधि के रूप में स्वीकार कर लेता है। वह यह मानकर चलता है कि समाज की पर्याप्त जानकारी के लिए तुलनात्मक विधि विश्वसनीय है। नंबर 2, मानव शास्त्र में तुलनात्मक विश्लेषण अपनी मेज पर बैठकर किया जाता है। इससे निर्वाचन का अनिवार्य अंग मानकर चला जाता है। नंबर 3, तुलनात्मक अध्ययन में 2 बातें की जाती हैं। जब एक ही समाज की संस्थाओं की तुलना होती है तब अंतर सांस्कृतिक उपागम को अपनाया जाता है, और जब तुलना अपने समाज में या दूसरे समाज से की जाती है तब अन्यतन सांस्कृतिक उपागमों को उचित समझा जाता है। तुलनात्मक विधि के वस्तुनिष्ठ उद्देश्य। मानव शास्त्र में 19वीं शताब्दी को उद्विकास का युग कहा जाता है। 19वीं शताब्दी को उद्विकास का युग कहा जाता है। इस शताब्दी में बहुत बड़ी तादाद में मानव जाति यानी आंतरिक अध्ययन हुए। फ्रांस के दुर्खियम से लेकर ब्रिटेन के इवान परसेंट तक मानव शास्त्र में तुलनात्मक अध्ययन की बाढ़ आ गई। मानव शास्त्रियों ने तुलनात्मक अध्ययन को वस्तुनिष्ठ तथ्य सामग्री एकत्रित करने की विश्वसनीय विधि के रूप में स्वीकार किया। इस विधि के लोकप्रिय होने के निम्नलिखित कारण दिए गए हैं। नंबर 1, तुलनात्मक के माध्यम से मानव शास्त्र के अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं और इन नियमों की खोज करते हैं जो समाज प्रक्रियाओं को निर्धारण करते हैं। देखा जाए तो पुनर्निर्माण के लिए तुलनात्मक विधि सबसे अधिक कारगर है। यदि उद्विकास की तुलना में ही हमें ज्ञात हुआ कि प्रारंभ में समाज मात्र प्रधान परिवार थे। पुरुष तो जंगल में भरण पोषण के लिए शिकार की खोज में घूमता रहता था और घर की देख रेख औरतें करती थी। फिर ज्ञात हुआ कि यह समाज पुरुष प्रधान हो गया है। इस पुनर्निर्माण की प्रक्रिया द्वारा कुछ मानवशास्त्री कहते हैं कि अगले समाज में पुनः स्त्री प्रधान होती गई। हमारा तात्पर्य यह है कि तुलनात्मक अध्ययन हमेशा समाज की संरचना में सहायक होता है। नंबर 2, तुलनात्मक अध्ययन वर्गीकरण के लिए बड़ी लाभदायक विधि है। जब हम सामाजिक घटनाओं, सांस्कृतिक और समाज की तुलना करते हैं तब हमारे लिए इन समाजों, संस्थाओं, संस्कृतियों का वर्गीकरण करना सरल हो जाता है। यह तुलनात्मक अध्ययन के परिणाम स्वरूप ही है कि हम कह सकते हैं कि पश्चिमी देशों में वर्ग व्यवस्था है और समाज में जाति व्यवस्था। कुल मिलाकर तुलनात्मक विधि हमें सामाजिक प्रक्रिया से जुड़े हुए नियमों का पता लगाने में सहायक सिद्ध होती है। इस विधि द्वारा हम समाजों, संस्कृतियों और संस्थाओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। तुलनात्मक विधि इमाइल दुर्खियम से आज तक। तुलनात्मक विधि का मानव शास्त्र में विविध प्रारंभ इमाइल दुर्खियम से माना जाता है। आज से कई 100 वर्ष पूर्व इमाइल दुर्खियम ने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में इस विधि का प्रयोग किया था। उन्होंने आत्महत्या के आंकड़े यूरोप के कई देशों से एकत्रित किए थे और इन आंकड़ों के आधार पर उन्होंने आत्महत्या के समाजशास्त्री सिद्धांत को रखा था। सच में देखा जाए तो 19वीं शताब्दी में इस विधि का मानव शास्त्रियों ने भरपूर प्रयोग किया। तुलनात्मक विधि द्वारा समाज और संस्कृति की समानता और भिन्नता को सही तरीके से देखा जा सकता है। अमेरिका के मानव शास्त्री बोआस ने तुलनात्मक विधि पर संदेह पैदा किया। उन्होंने कहा कि इस
यह विधि कई अर्थों में दोषपूर्ण है। दुर्कहेम की आलोचना करते हुए उनकी टिप्पणी यह है कि उनके कई बयान केवल दोहराने वाले यानी सतही थे, उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। दुर्कहेम के बाद रैडक्लिफ ब्राउन ने हैरेल मेमोरियल लेक्चर में कहा कि मानव समाज इतिहास की संरचना में तुलनात्मक विधि बड़ी उपयोगी होती है। जब मानव शास्त्री इस विधि का काम में लेते हैं तब समाज की समानता और भिन्नता की तय में पहुंच जाते हैं। तुलनात्मक विधि के लिए जोश और संदेह। मानव शास्त्र में जहां तुलनात्मक विधि के लिए उत्साह है, वही संदेह भी है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के मध्य तक मानव शास्त्रियों में इस विधि को लेकर बराबर उताहवह रही। विवाद के होते हुए भी ये विधि आज तक मानव शास्त्र में प्रतिष्ठा का स्थान रखती है। स्थिति सच में देखा जाए तो बड़ी विचित्र है। इस विधि के प्रति हर्बर्ट स्पेंसर, टाइलर, इमाइल दुर्कहेम और रैडक्लिफ ब्राउन काफ़ी उत्साहजनक रहे हैं, और दूसरी ओर कुछ ऐसे मानवशास्त्री भी हैं जो इस विधि की उपयोगिता को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। संदेह करने वाले मानवशास्त्रियों में बोआस, गोल्डन वेजर, इवान परसाइन आदि के नाम लिए जाते हैं। पुराने मानवशास्त्रियों में इमाइल दुर्कहेम और रैडक्लिफ ब्राउन इस विधि को एक सशक्त और भरोसेमंद विधि मानते हैं। भारत में तुलनात्मक विधि। भारतीय मानवशास्त्री तुलनात्मक विधि को लेकर दुनिया के अन्य मानवशास्त्रियों से जुदा नहीं हैं। दोनों ही भाई बंधु हैं। हमारे यहाँ अंतर सांस्कृतिक तुलनात्मक अध्ययन हुए हैं। इन मानवशास्त्रियों में D.N. मजूमदार, N.K. बोस, इमरावती कर्वे सम्मिलित हैं। इन विद्वानों ने अपने समूह को सांस्कृतिक क्षेत्र को छोड़कर प्राय सांस्कृतिक क्षेत्र का अध्ययन किया है। ऐसा करने में इनकी अंतर्निहित धारणा यह थी कि तुलनात्मक विधि एक उपयोगी विधि है। रविंद्र के जैन ने मानवशास्त्रियों की इस धारणा पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि तुलनात्मक विधि को प्रयोग में लाने वाले मानवशास्त्री क्षेत्रीय अध्ययन की अपनी प्राप्त को पुस्तकालय में बैठकर द्वितीयक अध्ययन के साथ देखते हैं। इस तरह का अध्ययन मजूमदार ने अपने आदिवासी समूह के साथ किया। बोस ने ऐसे ही कुछ अध्ययन पूरे किए और इमरावती कर्वे ने नातेदारी व्यवस्था को भी तुलनात्मक विधि द्वारा संपन्न किया। ये सभी मानवशास्त्री भारतीय थे और उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति संदर्भ में पूरा ज्ञान था। भारत में तुलनात्मक विधि। बाद में आगे चलकर ड्यूमो, पोकोक आए। उन्होंने शासनकाल में तुलनात्मक विधि को बड़ा झटका लगा। इनके अध्ययन काल में तुलनात्मक विधि को बड़ा झटका लगा। ये विदेशी मानवशास्त्री संरचनात्मक उपागम के क्षेत्र में काम करने वाले थे। ड्यूमो ने होमो इरेक्टस नामक पुस्तक की रचना अपने क्षेत्रीय कार्य में प्राप्त तथ्यों पर की। वे इंडोलॉजी की विचारधारा से प्रभावित थे। उन्होंने भारतीय विचारधारा की तुलना पाश्चात्य देशों की विचारधारा के साथ की। इनका निष्कर्ष है कि भारतीय समाज श्रेणीबद्ध या धर्मतंत्र है। इसमें सोपान होते हैं और इसके पहले पायदान में ब्राह्मण जाति है। यह एक समग्रतावादी समाज है। दूसरी ओर पाश्चात्य समाज व्यक्तिवादी और सामंतवादी है। धन्यवाद।